हेलो गाइस, आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक का कितना भाग, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट टाइम के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके वेग के अध्ययन, उसके वेग के बारे में अध्ययन किया जाता है, या उसे क्या बोला जाता है, दर बोला जाता है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस दर से कन्वर्ट हो रहा है, इस चैप्टर में उसके बारे में अपन स्टडी किया जाते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि व अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक बल गतिकी। अब वेग के बारे में बात करें कि किस टाइम के साथ उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस वेग के आधार पर जनरली अपन अभिक्रियाओं की बात करें तो 3 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उस वेग के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्लो रेट रिएक्शंस, एक होती है मिड रेट रिएक्शंस, एक होती है फास्ट रेट रिएक्शंस। बोले तो धीमी गति अभिक्रिया, मध्यम गति अभिक्रिया और तीव्र गति अभिक्रिया। स्लो रेट रिएक्शन, मंद गति अभिक्रिया की बात करें कि वह अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में, जिसको पूर्ण होने में बरस या फिर महीना लगता है, उसे क्या बोला जाता है, स्लो रेट रिएक्शन। जैसे हमारे एग्जाम्पल की बात करें, हमारे घरों में जो लोहे के फर्नीचर होते हैं उसमें जंग लगता है, महीना भर लगता है, साल भर भी लग सकता है। तो एक जंग लगना एक तरह की क्या केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें फेरस किसके कांटेक्ट में आता है, एयर तथा वेफर, बोले तो वाष्प पानी के संपर्क में आकर अपना क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना देता है, XH2। ये होता है जंग लगे लोहे का सूत्र होता है। मिड रेट रिएक्शन की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में दिन लगता है या फिर हवर घंटे लगते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मिड रेट रिएक्शन बोला जाता है। इसका एग्जांपल हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करें, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, या एसिड प्लस एल्कोहल की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, हमारी मिड रेट रिएक्शन। एक सुक्रोज का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, वो भी मिड रेट रिएक्शन आते हैं। थर्ड बात करें फर्स्ट रेट रिएक्शंस के बारे में बात करें, तीव्र गति अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, फिर बोल सकते हैं मिनट या फिर सेकंड लगता है। इसका एग्जांपल होता है आयनिक अभिक्रिया होती है, एसिड बेस रिएक्शंस होती है, या अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, इसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये अपन 3 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी थी, जनरली स्लो रेट, मिड रेट और फास्ट रेट रिएक्शन। ठीक है, ये तो जनरली ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करें तो वेग क्या होता है, जैसे अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी एक पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने डिस्टेंस कवर की, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम के साथ कवर करेगा। तो इसका मतलब कोई पार्टिकल एक टाइम इंटरवल के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी क्या बोला जाती है, वेलोसिटी बोले तो उसका कण का वेग बोला जाता है। उसी प्रकार कोई भी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्ट टू प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन होती है उसका कितना अमाउंट कितने समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसको बोला जाता है वेग, और वो वेग बोलेंगे अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया की वेग की अपन को जिसे अपन बोलेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शंस, या इसको रेट दर भी बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल r से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे वेग की डेफिनेशन चाहिए तो मुझे डेफिनेशन मिल गई कि एक टाइम इंटरवल के बाद कोई भी रिएक्टेंट या रिएक्टेंट का कितना अमाउंट उसकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसको क्या बोला जाता है, उसका अभिक्रिया की दर, या कह सकते हैं एक निश्चित समय में सांद्रता में परिवर्तन। वो सांद्रता में परिवर्तन क्या रिएक्टेंट की सांद्रता भी हो सकती है या फिर प्रोडक्ट की सांद्रता की भी हो सकती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। फिर टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, या बोल सकते हैं एक निश्चित समय में सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेग। तो
तो अपन को आर की डेफिनेशन भी मिल गई, एक तरह का फॉर्मूला भी मिल गया, उसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। टाइम भी तो चेंज होगा और उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होगी उस सब्सटेंस की, चाहे प्रोडक्ट होगा चाहे रिएक्टेंट होगा। यहाँ सांद्रता में परिवर्तन मैंने यहाँ लिखा, प्रोडक्ट की भी हो सकती है या फिर रिएक्टेंट की भी हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन मिल गई, एक निश्चित समय में सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, रेट बोला जाता है। अगर मुझे इस रेट में, चलो यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होती है, या उसे मात्रक बोलते हैं, यूनिट डेल्टा सी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर, क्या होती है, मोल प्रति लीटर। और समय की क्या यूनिट होती है, सेकंड, क्या होती है, सेकंड। तो या इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये बोल सकता। तो अपन को यूनिट भी मिल गई। अब ये जो रेट होती हैं वो रेट होती है, अपन उसके बारे में अध्ययन करते हैं और थोड़ा विस्तार से है। इस रेट का यूनिट ध्यान रखना, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो मैं अलग अलग चीज, अलग अलग रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की मैं रेट निकाल के आपको बताता हूँ। चलो मान लो इसको इनिशियल प्रारंभ में इसकी जो मात्रा थी, इसकी अपन सी मान लेते हैं 0, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर इसकी अमाउंट प्रारंभिक सी थी और कुछ समय बाद टी टाइम पर, टी समय पर इसकी C1 हो जाएगी और इसकी C2 हो जाएगी। तो कुल मिला के C इज ग्रेटर देन C1, मतलब इस प्रारंभ में C की मात्रा C1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं बात कुछ समय के पश्चात C से किस में कन्वर्ट हो गया, C1, मतलब C की सांद्रता C1 में कन्वर्ट हो गई और ये प्रोडक्ट C2 में कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिला के इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन हुआ, इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन हुआ विद रेस्पेक्ट टाइम, टाइम के साथ दोनों में सांद्रता में परिवर्तन हुआ। अब दोनों में परिवर्तन हुआ तो दोनों का अपन रेट डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके रेट डिफाइन करते हैं तो अपन आर किसके लिए बात करें, प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट के लिए बात कर लें। अगर रिएक्टेंट के लिए बात करें तो अपन सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C1, इनिशियल कितनी है, C विद रेस्पेक्ट टाइम। तो बताओ यहाँ दोनों की अमाउंट किसकी ज़्यादा है, C1 की अमाउंट कम है और C की अमाउंट ज़्यादा है। तो बताओ रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये रिएक्टेंट के लिए थी, प्रोडक्ट के लिए बात कर लेते हैं। इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगी, C2 माइनस 0 अपॉन टी। तो बताओ आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये आ गया पॉजिटिव में। अब देखो रिएक्टेंट की जो रेट आई वो नेगेटिव आई, प्रोडक्ट की जो रेट आई पॉजिटिव आई और इसकी सॉरी नेगेटिव आई, इसकी पॉजिटिव आई। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये बता रहे हैं कि इसकी जो रेट होती है समय के साथ इसकी रेट घट रही होती है और समय के साथ इसकी रेट बढ़ रही होती है। तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोडक्ट की रेट ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टाइम, तो इसकी रेट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, प्रोडक्ट के लिए बात करें तो उसकी इंक्रीज होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बेस पर अपन का बन सकता है। ठीक है भैया, ये होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बेस। ये ध्यान रखना, रिएक्टेंट की बेस होती है वो समय के साथ घटती है, प्रोडक्ट की बेस समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अब ये रेट के बारे में बात करें, रेट दो टाइप की होती है, एक होती है औसत वेग और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। सबसे पहले बात कर लेते हैं औसत वेग। आर एवरेज, देखो आर एवरेज क्या होता है, आर औसत वेग क्या होता है कि कोई रिएक्शंस हो रही है, कोई भी रिएक्शंस एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है कंप्लीट, तो उस पर्टिकुलर टाइम में एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, उस टाइम इंटरवल में उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी सांद्रता कितनी चेंज हुई उसके बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे कोई भी रिएक्शंस होती है 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है, कोई भी रिएक्शन 30 मिनट में, मैं एक टाइम इंटरवल ले लेता हूँ 25 to 26, तो मुझे एक सिंपल सी बात, मुझे एक समय अंतराल मिल गया। उस समय अंतराल में रिएक्टेंट की कितना अमाउंट उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसका क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी ग्राफ से मैं इसकी बताऊं तो ग्राफ में यहाँ पर क्या सांद्रता और ये क्या हो जाएगा, समय। देखो ये ग्राफ भी पढ़ना आना चाहिए। ये जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है
और ये ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि ये जो इनिशियल ओरिजिन से जो स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसका मतलब समय के साथ इसकी मात्रा क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब समय के साथ किसकी मात्रा बढ़ती है, ऑब्वियसली किसकी बढ़ती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का हो जाएगा। इसकी मात्रा समय के साथ घट रही है तो इसका किसका ग्राफ हो जाएगा, रिएक्टेंट का ग्राफ हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का ग्राफ हो जाएगा। तो अपन मेन बात करें औसत वेग क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, औसत वेग। निश्चित समय अंतराल मतलब 2 समय अंतराल ले लिया कि कोई रिएक्शन 30 मिनट में पूरी हो रही है, तो मुझे एक समय अंतराल ले लिया 25 to 26, मतलब इस टाइम के गैप में उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है, उसका क्या बोला जाता है, औसत वेग। अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बताऊं, आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बता देता हूं। चलो ये ग्राफ मेरे लिए किसका है, रिएक्टेंट का ग्राफ है। किसका, रिएक्टेंट का ग्राफ। तो मैं दो टाइम ले लूं, दिस एंड दिस को T1 मान लूं, दिस को T2 मान लूं। तो T1 में इसकी सांद्रता को मैं C1 मान लेता हूं, T2 में इसकी सांद्रता को C2 मान लेता हूं। तो अपन को C1 C2 ठीक है, और ये T1 T2 एक टाइम इंटरवल मिल गया मुझे। उस टाइम इंटरवल में उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, C1 से C2। तो उसकी मैं एवरेज आर एवरेज निकाल लेता हूँ। तो आर एवरेज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। तो बताओ इसकी रेट भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। तो एक समय अंतराल हो गया, उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो गया, वो उसका क्या हो जाएगा, आर एवरेज। ये रिएक्टेंट की है, तो रिएक्टेंट की जो रेट होती है वो किस में आती है, नेगेटिव में आती है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, बात कर लेते हैं। चलो प्रोडक्ट के लिए बात कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है। क्यों, प्रोडक्ट की मात्रा समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये इसकी सांद्रता मान लेते हैं और इसकी क्या मान लेते हैं, समय मान लेते हैं। चलो मैं एक टाइम इंटरवल ले लेता हूं, दिस T1 दिस T2, दिस सांद्रता C1 और दिस सांद्रता C2। ठीक है, अगर मैं इसकी आर एवरेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। एक बात ध्यान रखना, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, आपने कभी सुना कि -30 सेकंड में मैंने कोई काम किया, ऐसा कभी नहीं होता। तो टाइम तो कभी भी नेगेटिव में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव में क्या आएगी, C2 माइनस C1 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बताओ आर एवरेज इसकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है भैया, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं तात्क्षणिक पर बात कर रहे हैं। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एक निश्चित क्षण में, मतलब एक माइन्यूट टाइम में उसकी सांद्रता में कितना चेंज होता है। कोई भी एक टाइम होता है, वो माइन्यूट टाइम में उसकी सांद्रता में कितना चेंज होता है, उसे क्या बोला जाता है, तात्क्षणिक वेग बोला जाता है। और उस तात्क्षणिक वेग को निकालना क्या होता है, लिमिट, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ, T टेंड्स टू 0 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। मतलब एक निश्चित क्षण में सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, तात्क्षणिक वेग। या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस बराबर DC अपॉन DT, ये प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्यों लगाया, आपको पता होगा, प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो रिएक्टेंट होगा। आई बात समझ में, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब एक माइन्यूट टाइम D जो रिप्रेजेंट करता है माइन्यूट एक सूक्ष्म समय को और सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो सूक्ष्म समय में सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन होगा। अगर इसको मैं ग्राफ से बात करूं, इसकी ग्राफ से बात कर लेता हूं, चलो 1 मिनट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए बात कर लेता हूं, यहां मैं सांद्रता बोल दूं, यहां मैं समय बोल दूं। ठीक है, तो बताओ यहां सांद्रता और समय बोल दूं, तो एक मान लो ये वाला टाइम मुझे मिल गया। तो जिस टाइम पे उसका मुझे रेट निकालना, उस पर क्या मैं क्या बना देता हूँ, उसी का टेंजेंट बना देता हूँ, स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ, एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ। और स्पर्श रेखा में मैं देखता हूँ कि उसका जो ढाल होती है, मतलब सांद्रता और समय की जो ढाल होती है, वही क्या होती है, हमारे तात्क्षणिक वेग होती है। अब बताओ ये तात्क्षणिक वेग की जो ढाल आ रही है, आर इंस्टेंटेनियस बराबर DC अपॉन DT टेन ऑफ थीटा, और इसकी जो टेन ऑफ थीटा जो आ रही है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी भैया, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी ढाल इसकी क्या होती है, आर इंस्टेंटेनियस, मतलब उसकी तात्क्षणिक वेग होती है।
अगर मैं किसके लिए बात करूं, उसके उत्पाद के लिए बात कर लेता हूं। चलो, उत्पाद के लिए सांद्रता और समय, इसकी मैं एक ये वाला क्षणिक टाइम ले लूं, उस क्षणिक टाइम पे मैं क्या बना देता हूं, उसकी टेंजेंट बनाता हूं, स्पर्श रेखा बनाता हूं, और स्पर्श रेखा में बताओ इसका एक क्या बनाता हूं, लंब खींचता हूं, तो उसकी मैं ढाल देखता हूं, तो ढाल क्या आती है, लेस देन 90, और लेस देन 90 क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या, तो आर इंस्टेंटेनियस का क्या होता है, dc अपॉन dt बराबर tan ऑफ थीटा, इसका tan ऑफ थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात, तात्क्षणिक वेग निकालना है, तो तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए अपन ग्राफ से क्या होता है, सांद्रता और समय के बीच जो कर्व होता है, या सांद्रता और समय के बीच जो ढाल होती है, वही उसका क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। ठीक है भैया, ये थी अपनी दूसरी रेट, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है, अपन ने दोनों इसमें बता दिया कैसे डिफाइन किया जाता है उसको, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अभिक्रिया का वेग तथा रस समीकरण में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर लेते हैं अभिक्रिया का वेग व रस समीकरण में संबंध। रस समीकरण मिति संबंध, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकोमेट्री रिलेशंस। जैसे मान लो कि अपन कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D। ये रिएक्शंस हैं, दिस रिएक्टेंट एंड दिस प्रोडक्ट आपको मालूम ही हो, तो दिस N1 N2 N3 and N4 आर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। N1 N2 N3 N4 जो होता है वो रस समीकरण मिति संबंध होता है, या रस समीकरण मिति गुणांक है। A B C and D आर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की क्या है, सांद्रता। दिस प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की सांद्रता और दिस प्रोडक्ट की सांद्रता C और D, और A और B क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की। क्रियाकारी की सांद्रता A और B है और उसका कोफिशिएंट N1 N2, उत्पाद की C और D और उसका कोफिशिएंट N3 और N4 है। अब मुझे इसके रेट निकालनी है, उस रिएक्शन की क्रियाकारक और उत्पाद की मुझे रेट निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शंस ROR। तो ROR निकालने के लिए जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, उसके कोफिशिएंट को किस में लिखा जाता है, अपॉन में लिखा जाता है। तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, dA की सांद्रता अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन N2 dB की सांद्रता अपॉन dt 1 अपॉन N3 dC की सांद्रता अपॉन dt 1 अपॉन N4 बराबर d की सांद्रता अपॉन dt। अब देखो इसके आगे माइनस माइनस प्लस प्लस, आपको पता ही है माइनस क्यों आया और प्लस क्यों आया। इसका मतलब इसकी रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो रही, घट रही है, मतलब उसकी सांद्रता घट रही है या फिर ये घट रहे हैं रिएक्टेंट। और प्लस क्यों आया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो कि बन रहे हैं, प्रोडक्ट तो बनता ही है, इसलिए इसकी सांद्रता क्या हो रही, बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात, ये घटने की दर को रिप्रेजेंट करता है, माइनस डिसअपेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है माइनस चिन्ह, और ये प्लस चिन्ह क्या करता है, अपेयरिंग रेट, प्रकट होने की दर या निर्माण की दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है भैया, अब देखो मैं एक एक करके बात बताता हूँ। 1 अपॉन, या सिंपल सी बारे में बात करें, 1 अपॉन N1। अगर मैं सिंपल सी बारे में बात करूँ, सिंपल सी बारे में बात करूँ, देखो 1 अपॉन N1 dA अपॉन dt माइनस, ठीक है। और एक चीज मैं बात कर देता हूँ, एक चीज मैं बात कर लेता हूँ, dA अपॉन dt, और ये होता है dB अपॉन dt। देखो 1 अपॉन N d A की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt, ये चीज बता रही है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की या अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। माइनस 1 अपॉन N1 dA अपॉन dt क्या बता रहा है, अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। और ये चीज बता रही है कि A के विलुप्त होने की दर, ये जो बता रही है A के विलुप्त होने की दर, या अपन बोल सकते हैं डिसअपेयरिंग रेट ऑफ A। क्यों, क्योंकि माइनस आया A के विलुप्त होने की दर, और यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ क्या बोल देंगे, B के निर्माण की दर।
या इसको सिंपल सी भाषा में बोल देंगे एपेरिंग रेट ऑफ बी के निर्माण की दर। अब देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन के बाद अपन की सांद्रताओं के बाद प्लस मतलब इक्वल इक्वल साइन अपन ने लगाए। इक्वल साइन का मतलब होता है कि जो ए के विलुप्त होने की जो दर होती है वो बी के विलुप्त होने की दर के क्या होती है, इक्वल होती है। या दूसरी और चीज बता सकता हूं कि बी के जो विलुप्त होने की जो दर है वो सी के प्रकट होने की दर या सी के निर्माण की दर के क्या है, इक्वल है। मतलब इसका रिलेशन किसी के साथ भी कर सकता हूं, इसका रिलेशन इसके साथ कर सकता हूं, इसके साथ कर सकता हूं मैं, और इसके साथ कर सकता हूं, इसके साथ कर सकता हूं। इसके साथ इसकी रेट इसके विलुप्त होने की दर के बराबर, इसकी रेट इसके बनने की रेट के बराबर है, और इसकी रेट इसकी रेट बनने की बराबर है। या इसके बाद में इसके बनने की दर इसके विलुप्त होने की दर के बराबर है, या इसके विलुप्त होने की दर इसके बनने की दर के बराबर है। तो ये जो रिलेशन काम आता है अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। किसमें काम आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, जो कि अच्छे से अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे अपन अगले इसके बाद में। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन लिखवाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया तो अभिक्रिया में NO की सांद्रता 10 सेकेंड में 3.2 इंटू 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर से बढ़ जाती है तो ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें अपन अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे NO के निर्माण की दर। दूसरे क्वेश्चन बारे में करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे NH3 के विलुप्त होने की दर। तीसरा अपन करेंगे O2 के विलुप्त होने की दर। और अपन चौथा अपन करेंगे H2 के निर्माण की दर, H2 के निर्माण की दर। ठीक है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ गए, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ गए। 1 2 3 5 क्वेश्चन, 3 4 एंड 5। ठीक है, पहले देखो ये रिएक्शन दे रही है, अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें रिएक्शन में NO की सांद्रता 10 सेकंड में 3.2 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसमें अपन को डिफाइन करना है अपेयरिंग रेट ऑफ NO। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए अपन रेट फॉर्म में अपन को लिखना पड़ेगा 1/4 DNH3 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt, 1/5 DO2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt, 1/4 NO की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt, 1/6 DH2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन dt। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले अपन को रेट फॉर्म में अपन को लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपन की क्या बात की, NO की निर्माण की दर। NO की निर्माण की दर क्या होती है, R निर्माण की दर। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, निर्माण की दर को कैसे देगा, प्लस डी NO की सांद्रता अपॉन dt। तो बताओ टाइम के साथ NO की सांद्रता में कितना चेंज आ रहा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। dt समय कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड की बात करें तो 10 ऊपर चला जाएगा पावर में 7, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻7। अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो इसकी यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर सेकेंड।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया O2 के, सेकंड क्वेश्चन अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, R बराबर 1/4 dNO की सांद्रता अपॉन dt। तो ये वाली चेंज अपन को बता, रेट क्या होंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 10⁻⁷, तो कितना आ जाएगा 8 टाइम 0.8 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर सेकेंड। थर्ड बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, NH3 के विलुप्त होने की दर। NH3 के विलुप्त होने की दर अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4 डी NH3 की पावर अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 डी NO की सांद्रता अपॉन dt। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रेट निकालनी है अपन को, इसकी रेट निकालनी 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कटा, तो ये वाली सांद्रता अपन को पता है कितनी है, ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर 3.2 इंटू 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है। फॉर